सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, जानवी स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड क्लास 10 विषय सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो विद्यार्थियों, शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जिन जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। तो देखो, प्रश्न नंबर 1, बृहत्तर भारत किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है बृहत्तर भारत उन समस्त प्रदेशों को जिन पर भारतीयों ने राजनीतिक, व्यापारिक अथवा सांस्कृतिक दृष्टि से अपना प्रभाव स्थापित किया। भाई, जहाँ पे व्यापार किया, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अपना प्रभाव स्थापित किया, उन्हें बृहत्तर भारत कहा जाता है। पूर्वी द्वीप समूह में किन्हीं 3 देशों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, वाली, इंडोनेशिया। वाली का नाम ही इंडोनेशिया है। बृहत्तर भारत में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के क्या कारण थे? तो इसका उत्तर है बृहत्तर भारत में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के आर्थिक कारण, धार्मिक कारण और राजनीतिक कारण थे। बम्पा का आधुनिक नाम क्या है? तो बम्पा का आधुनिक नाम है वियतनाम। प्रश्न नंबर 5, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस चीनी वस्तु का विवरण प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चीनी रेशम वस्तु का विवरण प्राप्त होता है। ये वस्तु है, वास्तु नहीं है। प्रश्न नंबर 6, चीनी साहित्य में कम्बुज को क्या कहा गया है? तो इसका उत्तर है चीनी साहित्य में कम्बुज को फुनान कहा गया है। किस क्षेत्र का मलमल विश्व भर में प्रसिद्ध था? तो इसका उत्तर आएगा कि बंगाल का मलमल विश्व में प्रसिद्ध था। निस्क नामक सिक्का किस धातु का बना होता था? तो निस्क नामक सिक्का स्वर्ण धातु का बना होता था, यानी सोने की धातु का बना होता था। प्रश्न नंबर 9, श्रेणी के मुख्य कार्य क्या थे? तो इसका उत्तर है श्रेणी के मुख्य कार्य व्यवसायों की देखभाल के अतिरिक्त बैंक का कार्य, दान पुण्य एवं जनहित के कार्य थे। तो श्रेणी क्या क्या कार्य करती थी? मतलब वो व्यवसाय की देखभाल भी करती थी, बैंक का कार्य भी करती थी, दान पुण्य भी करती थी और जनता की हित के लिए जो काम होते थे वो भी करती थी। प्रश्न नंबर 10, अजंता की गुफा चित्र किस राज्य में पाए गए हैं? तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अजंता की गुफा हमारे महाराष्ट्र राज्य में है। स्तूप किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है ऐसे स्मारक जहां महात्मा बुद्ध अथवा बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियां सुरक्षित रखी जाती है, उसे स्तूप कहते हैं। सारनाथ के प्रसिद्ध स्तंभों का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो इसका उत्तर आएगा सारनाथ के प्रसिद्ध स्तंभों का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। अंगकोरवाट नामक प्रसिद्ध मंदिर किसका है? इसे किसने बनवाया और यह किस कला का उत्तम नमूना है? तो देखो, इसका उत्तर है अंगकोरवाट नामक प्रसिद्ध मंदिर राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया और यह विष्णु भगवान का मंदिर है और यह भारतीय स्थापत्य कला का उत्तम नमूना है। प्रश्न नंबर 14, लवदेश यानी लाहौर के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। देखो, इसका उत्तर है भगवान राम के पुत्र लव के नाम से एक नगरी लवपुरी है। लवदेश के आदि देवता भद्रेश्वर हैं। लवदेश का प्रथम राजा श्रुतवर्मन था और इसका पुत्र श्रेष्ठवर्मन था। यह शालिवाहन संवत प्रचलित था, जिसका प्रभाव आज भी है। देखो, ये भगवान राम के पुत्र थे लव, उनके नाम से नगरी थी और ये नगरी आज भी है। आज इसको हम लाहौर नाम से जानते हैं, जो अभी पाकिस्तान में है। प्रश्न नंबर 15, प्राचीन भारत में व्यापार का लेन देन किस प्रकार से होता था? कि भाई, जो प्राचीन भारत था उस टाइम पे व्यापार कैसे करते थे लोग, उसका लेन देन कैसे करते थे? तो इसका उत्तर है प्राचीन भारत में प्रारंभिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। देखो, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? वस्तु विनिमय ये कहते हैं कि भाई वस्तु का आदान प्रदान करना, कि भाई कोई वस्तु आपको खरीदनी है तो उसके बदले आपको दूसरी वस्तु देनी पड़ेगी। जैसे किसी के पास अनाज है, उसको फल खरीदने हैं तो उसको अनाज देकर फल खरीद लिए उसने। ऐसे होता था वस्तु विनिमय। और वस्तु विनिमय के बाद में सिक्कों का प्रचलन हो गया, फिर सिक्के चल गए। व्यापारिक लेन देन का काम सिक्कों से होता था, फिर सिक्के चल गए तो फिर व्यापारिक लेन देन का काम सिक्कों से होने लग गया। तो स्वर्ण का सिक्का
निष्क कहलाता था, यानी जो सोने का सिक्का होता था उसको निष्क कहते थे। चांदी का सिक्का धरण और तांबे का सिक्का काकणी कहलाता था। भारतीय स्थापत्य कला के 4 उदाहरण दीजिए। तो देखिए इसमें है उत्तर, भारतीय स्थापत्य कला के 4 उदाहरण हैं। एक अशोक स्तंभ, दूसरा सांची का स्तूप, तीसरा अजंता एलोरा की गुफाएं, चौथा उदयगिरी की वराह अवतार की मूर्ति। प्रश्न नंबर 17, निष्क धरण व काकणी से क्या तात्पर्य है? ये देखो अभी अपन ने पढ़ाई था कि ये सिक्कों के नाम है। तो प्राचीन काल में निष्क स्वर्ण के सिक्के को, धरण चांदी के सिक्के को और काकणी तांबे के सिक्के को कहा जाता था। आयुर्वेद के बारे में संक्षिप्त में बताइए। तो देखो आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो भारत की देन है। धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजवेद थे। राजवेद मतलब उनके राज्य के वेद थे। ऐसे समझ लीजिए कि आप वो उनके फैमिली डॉक्टर थे। इन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है। सुश्रुत को विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सक भी माना जाता है। चरक संहिता आयुर्वेद की अमूल्य निधि है। आर्यभट्ट के बारे में बताइए। देखो आर्यभट्ट को तो आप सब जानते होंगे। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की, दशमलव की खोज की। तो इसका उत्तर है आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जिनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टियम है। इन्होंने गणित के विविध नियमों का प्रतिपादन किया। पाई का 4 दशमलव स्थान तक यथार्थ मान भी आर्यभट्ट ने ज्ञात किया। आर्यभट्ट गणितज्ञ के साथ साथ ज्योतिष के विद्वान भी थे। आर्यभट्ट ने नक्षत्र विज्ञान की प्रथम खोज कर सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चारों ओर घूमती है। कि आर्यभट्ट ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ ही नहीं बल्कि अपनी धुरी पर भी वो चारों तरफ गोल घूमती है। देखो आर्यभट्ट के बारे में आगे भी आपको काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। रामायणकालीन कौशल की राजधानी कौन सी है? तो इसका उत्तर है रामायणकालीन कौशल की राजधानी अयोध्या थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसने मौर्य राजवंश की सत्ता संभाली? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके पुत्र बिंदुसार ने मौर्य राजवंश की सत्ता संभाली। शुंगवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका उत्तर है शुंगवंश का अंतिम शासक देवभूति था। प्रश्न नंबर 22। नासिक लेख में कहा गया कि उसके घोड़ों ने 3 समुद्र का जल पिया है, यह किस प्रसिद्ध शासक के लिए कहा गया है? तो देखो यह लेख गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए कहा गया है। तो देखो ये इसके ऊपर एक साउथ में एक फिल्म भी बनाई गई है गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो वो क्या है कि समुद्र के द्वारा दूसरे देशों पे आक्रमण करते थे। तो उनके वो समुद्र में जाते थे तो जहाज से जाते थे तो उनके घोड़ों ने 3 समुद्र का जल पिया है, ये कथन इसलिए कहा गया था। प्रश्न नंबर 23। मेहरौली का स्तंभ किस धातु से निर्मित है? तो इसका उत्तर है मेहरौली का स्तंभ लोह धातु से निर्मित है, यानी वो लोहे का बना हुआ है। प्रश्न नंबर 24। अहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका उत्तर है अहोल अभिलेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था। प्रश्न नंबर 25। महाजनपदों के उदय के क्या कारण थे? तो इसका उत्तर है 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य तक भारतीय इतिहास में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इस समय महात्मा बुद्ध का आविर्भाव हुआ तथा इसी समय भारत में कोई सर्वोच्च सत्ता भी नहीं थी। महाजनपदों का उदय मुख्य कारण भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत और शक्ति संपन्न राज्यों की स्थापना करना था। यह महाजनपद स्वतंत्र थे, यानी ये अपने राज्य की सीमा को बढ़ाना चाहते थे और शक्ति संपन्न होना चाहते थे, इसलिए महाजनपदों का उदय हुआ। अब देखिए प्रश्न नंबर 26। मत्स्य महाजनपद का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखो आज भी मत्स्य महाजनपद का जो अलवर के पास में है, अलवर को हम मत्स्य नगरी भी बोलते हैं। तो देखिए इसका उत्तर है यह वर्तमान में राजस्थान में जयपुर, अलवर और भरतपुर क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास का अंतिम वर्ष यहीं पर बिताया था, कि जब पांडवों को वनवास हुआ था तो वो अपने वनवास का अंतिम वर्ष यहीं पर बिताया था। प्रश्न नंबर 27। बिंदुसार की प्रमुख उपलब्धियां कौन सी है? तो इसका उत्तर है बिंदुसार ने भी अपने पिता की नीति का ही पालन किया।
बिंदुसार के समय में भी भारत का पश्चिम यूनानी राज्यों के साथ मैत्री संबंध कायम रहा। सीरिया के राजा एंटियोक्रन प्रथम ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था। बिंदुसार ने अपने पिता के साम्राज्य की सुरक्षा की तथा विद्रोहों को दबाया। उन्होंने अपने पिता के साम्राज्य की रक्षा भी की और जो विद्रोही आए उनको दबाया भी। प्रश्न नंबर 28, पुष्यमित्र की धार्मिक नीति बताइए। तो इसका उत्तर है पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण धर्मावलंबी था। उसने अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। इसके समय ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। अब बौद्ध धर्म की अपेक्षा वैदिक धर्म का महत्व ज़्यादा बढ़ गया। आत्मसतीकरण से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो आत्मसतीकरण क्या होता है वो समझाना है। तो देखो इसका उत्तर है भारत में अनेक विदेशी जातियाँ आई। उनमें से कुछ स्थायी रूप से भारत में बस गए। उन्होंने हमारी भाषा, धर्म, नीति, विधान अपना लिया। यानी जो विदेश से जो कुछ बहुत सी जातियाँ आई थी वो कुछ लोग यहीं पे हमेशा के लिए बस गए। उन्होंने हमारी भाषा भी अपनाई, धर्म भी अपनाया और नीति विधान भी अपनाया। इस प्रकार भारतीय संस्कृति ने विदेशी तत्वों को पूरी तरह आत्मसात कर लिया। यहाँ का मुख्य सिद्धांत जियो और जीने दो का है। इस प्रकार विदेशी जातियों को भारतीय संस्कृति को अपनाना आत्मसातीकरण कहलाया। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न नंबर 30। महाराणा प्रताप द्वारा किए गए मुगलों के प्रतिरोध का वर्णन कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में महाराणा प्रताप के सारे क्वेश्चन, आप अगर किसमें से कोई छोटा क्वेश्चन भी होगा वो भी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका उत्तर देखो, महाराणा प्रताप शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ महल में हुआ था। देखो अब इसमें आ गया कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, तो 9 मई 1540, और कहाँ पर हुआ था, कुंभलगढ़। प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम जयवंती बाई था। महाराणा प्रताप जब 32 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। 28 फरवरी 1572 को प्रताप का राज तिलक किया गया। यानी 1572 ईस्वी में प्रताप का राज तिलक हो गया, यानी उनको राजा बना दिया गया। अब देखिए सबसे अपने इतिहास का जो सबसे बड़ा युद्ध है वो हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसका उत्तर है, देखो इसकी चर्चा करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। मेवाड़ राज्य की गद्दी तो प्रताप को मिल गई, परंतु उस समय संकटकालीन स्थिति में राज्य का भार संभालना कोई सरल कार्य नहीं था। यानी गद्दी तो उनको मिल गई थी पर स्थिति बड़ी ही विकट थी, तो उस समय गद्दी को संभालना कोई सरल काम नहीं था। इस समय भारत पर मुग़ल सम्राट अकबर का शासन था। भाई भारत पर मुग़ल सम्राट अकबर शासन करते थे। राजपूताने की कई विरासतें जिनमें आमेर, बीकानेर और जैसलमेर अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। यानी आमेर, बीकानेर और जैसलमेर के राजा थे, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। किंतु प्रताप ने मातृभूमि की स्वाधीनता को महत्व दिया। प्रताप ने अपने पूरे जन्म में कभी भी मुग़ल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता को ही महत्व दिया। प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार न करके संघर्ष का मार्ग चुना। अकबर ने 1572 ईस्वी में संधि का प्रस्ताव लेकर मान सिंह कच्छावा को भेजा संधि का प्रस्ताव लेके कि भाई महाराणा प्रताप से संधि कीजिए और उन्हें मुग़ल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करवाइए। तो महाराणा प्रताप नहीं, वो मानने वाले लोग नहीं थे, महाराणा प्रताप मानने वाले नहीं थे। तो फिर उन्होंने दूसरी बार मान सिंह के पिता भगवंत दास को भेजा, चौथी बार टोडरमल को भेजा। जैसी पर महाराणा प्रताप एक नीति कुशल प्रतिनिधि थे। प्रताप पर दबाव डालकर शोध के लिए विवश करने आए थे, पर वो संभव नहीं हो पाया। ये चारों प्रताप को समझाने में असफल रहे। वस्तुतः महाराणा की अद्भुत कूटनीतिक चतुराई थी। प्रताप जानते थे कि युद्ध तो निश्चित है, कि भाई प्रताप को पता था कि युद्ध तो होगा, कि भाई उन्होंने अकबर की बात को नहीं माना, अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, तो उनको पता था कि भाई युद्ध तो होगा। पर वे तैयारी के लिए थोड़ा समय चाहते थे
कि भाई ये जब तक ये समझाने के लिए आ रहे हैं तो इसमें हमें समय मिल जाएगा युद्ध की तैयारी करने के लिए। इसी तरह उन्होंने 4 वर्ष बिता दिए। आखिरकार हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अकबर ने इस युद्ध के लिए मान सिंह को सेनापति बनाया। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह, महाराजा मान सिंह थे। तो एक राजपूत को दूसरे राजपूत के विरुद्ध खड़ा कर दिया युद्ध के लिए। उसके सहयोगी आसिफ खान को नियुक्त किया गया। मान सिंह का सहयोगी कौन था? आसिफ खान। उसने पहला पड़ाव मांडलगढ़ में डाला। महाराणा प्रताप ने गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के मध्य स्थित हल्दी घाटी नामक तंग घाटी में अपना पड़ाव डाला। तो इन्होंने तो मांडलगढ़ में अपना पड़ाव डाला, अपनी सेना ले गए, पर महाराणा प्रताप के पास सेना कम थी, तो उन्होंने एक तंग घाटी थी जिसको हम हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं, उसमें पड़ाव डाला। 8 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी के युद्ध में मुट्ठी भर राजपूत ने विशाल मुगल सेना का सामना किया। प्रताप के सेनापति हकीम खान के नेतृत्व में राजपूतों ने मुगलों पर पहली बार में ही इतना आक्रमण किया कि मुगल सैनिक चारों ओर से जान बचाकर भागे। अब देखिए, प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम खान। प्रताप ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए मान सिंह पर सीधा आक्रमण कर दिया। मान सिंह इस समय मर्दाना नामक हाथी पर बैठा हुआ था और प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक ने अपने पैर पर हाथी के सिर टिका दिए। अब देखिए, इसमें आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम बताइए। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है चेतक। और मान सिंह जो युद्ध करने के लिए आए थे वो कौन से हाथी पर बैठे थे? तो उस हाथी का नाम है मर्दाना नामक हाथी पर बैठे थे। तो चेतक ने जब मान सिंह के हाथी पर अपने पैर टिका दिए तो प्रताप ने अपने भाले के भरपूर प्रहार मान सिंह पर किया, परंतु मान सिंह ओहदे में छिप गए। देखो, ओहदे में छिप गए यानी हाथी के ऊपर जो बैठने का होता है उसके अंदर वो छिप गए, तो इस वजह से मान सिंह बच गए। इसी समय प्रताप को मुगल सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। इस स्थिति में जालामान ने प्रताप के राज चिन्ह को तीव्र गति से अपने सिर पर धारण कर लिया। देखो, जालामान ने क्या किया? उनका राज चिन्ह ने जो उनका राज मुकुट था वो अपने सिर पर धारण कर लिया और मुगलों को धोखे में डाल दिया कि भाई महाराणा प्रताप यही है। तो उन्होंने मुगल सेना ने जालामान पर आक्रमण कर दिया और स्वयं का बलिदान कर दिया। हल्दी घाटी से कुछ दूर बलीचा नामक स्थान पर घायल चेतक की मृत्यु हो गई। यानी चेतक, उनका जो प्रिय घोड़ा था चेतक, उसकी मृत्यु हो गई। यहीं पर चेतक, ये चेतन नहीं है, घोड़े चेतक का नाम है, चेतक की छतरी बनी हुई है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से जाला बिद्दा, मान सिंह सोनगरा, रामदास रामसा और उनके 3 पुत्र वीरता का प्रदर्शन करते हुए मारे गए। सलुम्बर के रावत कृष्णदास चुनावत, गोपालदास भामासा, ताराचंद आदि रण क्षेत्र से बचने वाले प्रमुख सरदार थे। देखो, ये लोग बचने वाले थे और वो लोग वीरता को प्राप्त होने वाले थे। देखो, ये भामासा को तो आप सब जानते होंगे, अभी अपने यहाँ पे भी योजना चलाई गई है भामासा। ये वही भामासा है जिन्होंने इस युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप को अपनी पूरी संपदा, मतलब अपने जो उनके पास जितना भी पैसा सिक्के जो थी वो महाराणा प्रताप के चरणों में रख दी थी कि भाई आप युद्ध के लिए पुनः तैयार हुए, अपनी सेना को वापस बनाए, धन मैं देता हूँ। तो इस तरह हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हुआ। तो अकबर न तो प्रताप को पकड़ सके, भाई अकबर न तो महाराणा प्रताप को पकड़ सके, नहीं मार सका, नहीं मेवाड़ की सैन्य शक्ति का विनाश कर सका। अकबर का सैन्य अभियान असफल रहा और पासा महाराणा प्रताप के पक्ष में था। भाई वो महाराणा प्रताप को न तो पकड़ सके, न मार सके, न मेवाड़ की सेना को ख़त्म कर सके। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने प्रताप को पूरी तरह को चलने के लिए शहबाज खान को 3 बार मेवाड़ भेजा। भाई उनको पूरी तरह पकड़ने के लिए शहबाज खान को 3 बार मेवाड़ भेजा, किंतु उसे भी सफलता नहीं मिल सकी। उसी समय अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को प्रताप के विरुद्ध भेजा, यानी फिर दोबारा उन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। तो खान खाना के साथ उसका परिवार भी आया था।
जिसे उसने शेरपुर में छोड़ा, यानी उसने अपने परिवार को शेरपुर में छोड़ा। तो प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने शेरपुर पर आक्रमण कर खान खाना के परिवार को बंदी बना लिया। यानी जो प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह, उन्होंने शेरपुर पर आक्रमण करके खान खाना का परिवार वहाँ पर रुका हुआ था तो उनको बंदी बना लिया था। तो महाराणा प्रताप इससे नाराज़ हुए। तो इससे क्या था कि महाराणा प्रताप बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने अब अमर सिंह को कहा कि अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को सम्मानपूर्वक वापस छोड़ कर आने को, कि भाई इस परिवार को आप वापस सम्मानपूर्वक छोड़ के आओ। और कहा महाराणा प्रताप ने भामाशाह से प्राप्त आर्थिक सहायता, जो भामाशाह ने महाराणा प्रताप को धन दिया था, उससे सेना का पुनर्गठन किया। ये सेवा नहीं है, सेना का पुनर्गठन किया, यानी सेना को दोबारा बनाया। अवसर देखकर 1582 ईस्वी में दिवेर के दर्रे स्थित मुगल थाने पर आक्रमण किया। दिवेर की संपूर्ण घाटी पर प्रताप का अधिकार हो गया। और कर्नल जेम्स टोड, ये देखो यहाँ पे किताब में कर्नल टोड ही लिखा हुआ, तो इसमें कर्नल जेम्स टोड है इसका पूरा नाम। तो इन्होंने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा भी दी। प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान 1584 ईस्वी में जगन्नाथ की कक्षाओं ने किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। धनुष की प्रांजकता खींचने, यानी धनुष के ऊपर जो रस्सी लगाते हैं उसको खींचने के प्रयास में, ये पर्यटन नहीं है, ये उसका मतलब प्रयास है, प्रयास में प्रताप घायल हो गए। और 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 57 वर्ष की आयु में प्रताप का निधन हुआ। चावंड में हो गया। चावंड के निकट बडोली गांव में महाराणा प्रताप का दाह संस्कार किया गया। यहाँ 8 खंभों की छतरी आज भी उस महान योद्धा की याद दिलाती है। महाराणा प्रताप के उदार और भेदभाव विहीन सम्मान भावना से शासन कर संपूर्ण मेवाड़ के गौरव को बनाया रखा। तो ये थी इस महान योद्धा की गाथा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तो एक बार आपसे फिर अनुरोध है कि जिन जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।